इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो 2 फरवरी 2021 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था, उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊँगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, समीकरण ये दिया हुआ है और ये कहा गया है कि ये इस नंबर से अगर हम भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, ये फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है a माइनस 1/2। तो इसे डिवाइड करना है, तो इसे इक्वल करेंगे 0 के। इसे 0 के इक्वल करिए तो यहां से आएगी a की वैल्यू 1/2। अब इसे भाग देना है और शेषफल फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में ये जो a की वैल्यू आई है 1/2, ये हम यहाँ पे रख देंगे। वही इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर जो यहाँ से आएगा, तो इस इक्वेशन में हम 1/2 रखेंगे तो यही रिमाइंडर हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर और प्लस 14 इंटू 1/2 माइनस 3। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 4 इंटू और क्यूब करेंगे तो 1/8 माइनस 12 और ये हो जाएगा 1/4 प्लस और 2 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 7। 7 माइनस 3। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो 8 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2 और 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 3। तो -3 और -3 -6 और 7 में से घटेगा तो ये आ जाएगा 1 और 1 और 1/2 ये आ जाएगा 3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 13, 26 और 39 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1 आए, 2 आए और 3 आए। तो सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिससे इन सबको डिवाइड करने पर ये शेषफल बचता है। तो शेषफल बचने के लिए यही शेषफल अगर इसमें से हम घटा लें तो नंबर आ जाएगा। तो 13 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 12 और 26 में से 2 घटाएं क्योंकि यहाँ पे शेषफल जो है 2 है। तो 26 में से 2 घटाएं तो ये आ जाएगा 24 और 3 घटाएं 39 में से। तो 39 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 36। अब ये हमें बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जो इन तीनों नंबर को विभाजित कर सके पूरा, क्योंकि ये जो हमने शेषफल घटा दिया इसमें से, तो अब ये पूरी की पूरी नंबर डिवाइड हो जाएंगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इनका अगर हम डिफरेंस ले लें तो ये आ जाएगा 12 और इसमें डिफरेंस लें तो यहाँ भी 12 आ जाएगा। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ हो सकता है 12। तो 12 से अगर हम चेक करें तो 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 12 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से 36 भी डिवाइड होगा। तो एचसीएफ आ गया इसका 12। तो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई हमारी 12, जो हमें फाइंड करना था ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक्स और वाई का एलसीएम ये दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ दिया हुआ है 27। यदि एक संख्या एक्स जो दी हुई है ये दी गई है कि 189 है, तो वाई का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर दो नंबर हैं जो कि एक्स और वाई दिए हुए हैं तो एक्स इंटू वाई ये इक्वल हो जाएंगे एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 89 दिया हुआ है 189 और y की वैल्यू पूछी गई है तो y ऐसे रख लें। एलसीएम दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ दिया हुआ है 27। तो 9 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 9 एकम 9 21 आ गया। 9 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3। 3 से इसे और डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 7। 7 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ बचा 6 67 9 7 63 तो 7 9 आएगा, सॉरी 9 और अब बचा यहाँ पे 4 बचा, 4 और 9 ये हो जाएगा 49, 7 7 49 तो ये आ जाएगा 297। y की वैल्यू आ जाएगी 297। यही हमें फाइंड करना था। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि 1/36.18 का मान ये दिया हुआ है तो
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यह 1/0.0003618 और वैल्यू पता है 36.18 की, ये दिया हुआ है 0.0276। तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते हैं हर में, तो ये 36.18 हो जाए, तो यहाँ 3 जीरो ये है, और 2 अंक और आगे करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा अंश और हर में। 1 के बाद 5 जीरो, क्योंकि 5 डिजिट हमें लेफ्ट साइड में ले जानी है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यही नंबर हर सॉरी अंश में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 और 1 2 3 4 5। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर ले, तो ये तो हो जाएगा पूरा 36.18, और ये ऐसे ही रहेगा 3 4, ये हो गया 5, और ये हो जाएगा 36.18। तो 1/36.18 की वैल्यू यहाँ पे ये दी हुई है, तो ये हो जाएगा 0.0276, और इसमें अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 जीरो है, तो 5 डिजिट ये लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे 4 डिजिट है, तो एक डिजिट और बढ़ाएंगे तो आ जाएगा 276 और जीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 2760। ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 8 वर्षों के लिए निवेश की गई धनराशि परिपक्वता पर 175 रुपए हो गई। निवेश की गई राशि क्या थी, ये फाइंड करना है। तो निवेश की गई राशि पूछी गई है, तो मान लेते हैं ये है x। ये कहा गया है कि परिपक्वता पर, मेच्योरिटी पर ये 175 रुपए हो जाती है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, P हमने यहाँ पे मान रखा है x, ये हो जाएगा x, r है यहाँ पे 5, और टाइम है 8, तो 8 और डिवाइडेड बाई 100। 5 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 20, और 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ये 2, और ये आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 2x/5, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे 2x/5। तो मेच्योरिटी पे आ जाएगा टोटल अमाउंट, टोटल हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा 5 2 7, 7x/5, और ये किसके इक्वल है, इक्वल दिया हुआ है, ये 175 रुपए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है, तो 175 के इक्वल कर दें। तो इसे अब सॉल्व कर लें, तो 7 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, तो 25 आ जाएगा। तो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 पचे 25, 25 पंचे 125, तो 125 आ जाएगा x, जो कि x हमें फाइंड करना था, निवेश की गई राशि, ये आ गई 125, ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 12 व्यक्ति 12 झाड़ू से 4 दिन में फर्श साफ करते हैं। 8 व्यक्ति 8 झाड़ू से कितने दिनों में फर्श साफ करेंगे, ये फाइंड करना है। तो इसमें फार्मूला लगा दें एमडीएच का। एमडीएच क्या है, एम है मेन, डी है डे, और एच है आवर। तो ये हो जाएगा M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। M1 मेन पहले कितने थे, 12 व्यक्ति थे, तो ये आ जाएगा 12, और दिन कितना लग रहा था, इन्हें 4 दिन लग रहा था, 4, और घंटे दिया नहीं हुआ है कि कितने घंटे काम करते हैं, तो H1 यहाँ पे दोनों में सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, तो दोनों में सेम होगा, तो इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं। और ये हो जाएगा M2, दूसरे में जो कंडीशन है उसमें 8 व्यक्ति थे, ये आ जाएगा 8, और यहाँ पे दिन हमें फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कितने दिनों में, तो इसे मान ले D2 ही। तो आप इसे सॉल्व कर ले, तो 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, तो D2 आ जाएगा यहाँ पे 6 दिन डेज। यही इसमें फाइंड करना था, ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको 12 झाड़ू और यहाँ पे 8 झाड़ू,
यहाँ पर झाड़ू कम ज्यादा भी होंगे तब भी उनको टाइम उतना ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इनके काम से मतलब है, ना कि यहाँ पे झाड़ू से। किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण का आधा होता है। इसका माप ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो कोण फाइंड करना है, किसी कोण का माप हमें फाइंड करना है। जो माप है कोण का, मान लेते हैं ये है x, और इसमें दिया हुआ कि किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण का आधा है। तो संपूरक कोण यहाँ पे निकाल ले। संपूरक कोण क्या हो जाएगा, अगर कोण x है तो ये हो जाएगा 180 माइनस x। तो ये अब यहाँ पे रख दें, जो एक कंडीशन दी हुई है। तो ये माप जो होगा कोण का, वो दिया हुआ है कि संपूरक कोण के आधा है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 180 माइनस x। x इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 180। तो x आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। 60 डिग्री आ गया, ये ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। If cos theta plus sec theta is equal to root 3, then cos cube theta plus sec cube theta is what? यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ cos थीटा है और ये cos क्यूब थीटा की वैल्यू पूछी गई है। तो दोनों साइड अगर क्यूब कर दें, ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा हो जाएगा। ये sec क्यूब थीटा प्लस 3 टाइम्स cos थीटा और इंटू sec थीटा, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sec थीटा, और इक्वल में आ जाएगा √3 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा √3। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसे ऐसे ही रख लें, cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा और प्लस cos थीटा से sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि sec थीटा होगा 1/cos थीटा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी cos थीटा प्लस sec थीटा √3 है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें। तो 3 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू √3, और ये इक्वल हो जाएगा 3√3 के। 3√3 से 3√3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा प्लस sec क्यूब थीटा, ये आ जाएगा 0। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये नंबर दिया हुआ है, इसके कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से नहीं। 50 से विभाज्य हो लेकिन 100 से विभाज्य न हो, ये फाइंड करना है। तो 50 से विभाज्य पहले निकालने की कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं। तो 50 से विभाज्य के लिए 50 हम इसमें से कॉमन ले लें। ये जो नंबर दिया हुआ है, इसमें से अगर हम 50 कॉमन ले लें और उसके बाद निकालने की कितने गुणनखंड होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 50 से विभाज्य होने वाले कितने गुणनखंड होंगे। तो इसमें 50 से 50 कॉमन ले लें, तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 5 दम 50, तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो इसमें से ये कॉमन ले लें, तो 2 क्यूब से 1 निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, ऐसे रहेगा 3 क्यूब, और 5 की पावर 4 में से 5 की पावर 2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2, और 7 वाला पावर ऐसे ही रहेगा। तो ये कॉमन आ गया है 50। अब इसमें से हम निकाल लें कि कितने गुणनखंड बनेंगे, तो ये हो जाएंगे फैक्टर। फैक्टर का फार्मूला लगा दें, तो ये जो पावर होंगी उसमें एक एक ऐड करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे जो 50 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 में 1 जुड़ेगा तो 3, 3 की पावर में देखें तो 3 है, तो 3 में 1 जुड़ेगा तो 4, ऐसे ही 2 में 1 जुड़ेगा 3, और इस 2 में 1 जुड़ेगा, ये आ जाएगा 3। तो 50 से डिविजिबल वाले कितने फैक्टर आ गए यहाँ पे, 3 चौके 12, 12 तेईं 36, 36 या 108। अब 100 वाले निकाल लें, जो 100 से विभाज्य हो रहे हैं उनको निकाल लें। तो ये 50 था, इसमें अगर हम 2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 हो जाएगा। तो इसमें हमें कॉमन लेना पड़ेगा 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नंबर, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3, ऐसे ही रहेगा,
और 5 ये स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इस 2 ही पावर कॉमन ले रहे हैं, तो ये ऐसे रहेगा 5 स्क्वायर और 7 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 100 कॉमन आ गया, 100 कॉमन हो गया। तो अब इसमें से हम फैक्टर निकाल लें कि जो 100 से डिविजिबल होए। तो इसका फैक्टर आ जाएगा, तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2, 3 में 1 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 4, और 2 में 1 जोड़े तो ये आ जाएगा 3, और 2 में 1 जोड़े तो ये आ जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा 2 चौके 8, 3 24, 24 3 72। हमें फाइंड क्या करना था कि कितने गुणनखंड होंगे जो 50 से विभाज्य है। तो 50 से विभाज्य होने वाले 108 हैं, लेकिन 100 से नहीं होने चाहिए। तो 100 से विभाज्य होने वाले 72 हैं। तो 108 में से अगर हम 72 घटा दें तो हमें वो गुणनखंड फाइंड हो जाएंगे जो 50 से विभाज्य होंगे लेकिन 100 से नहीं होंगे। तो 108 में से 72 घटाए तो आ जाएगा 36। तो ये हो जाएंगे 36, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक आयत की लंबाई 70% बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? निकटतम पूर्णांक तक सही हो वो फाइंड करनी है। तो 70% बढ़ जाती है तो उसकी जो चौड़ाई होगी, क्षेत्रफल समान रखने के लिए चौड़ाई को कम करनी पड़ेगी। तो चौड़ाई कितनी घटेगी? तो इसका फार्मूला हो जाएगा इंक्रीज इंक्रीज परसेंट अपॉन 100 माइनस इंक्रीज परसेंट, और परसेंटेज में निकालना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंक्रीज कितना हुआ 70%, ये 70 अपॉन 100 में कितना इंक्रीज हुआ था, सॉरी प्लस है ये। तो ये इंक्रीज हो रहा है 70%, ये 70 यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा प्लस में, और परसेंटेज में निकालना है तो ये आ जाएगा 100। अब इसे सॉल्व कर लें तो जो लंबाई हो जाएगी, ओ सॉरी चौड़ाई हो जाएगी, ब्रेड्थ वो इतनी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगी 70 डिवाइडेड बाई 70 और 100, 170 गुणे 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाई 17, ये परसेंटेज में होगा। तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, 4 और यहाँ बचा 20, 17 एकम 17। तो लगभग हमें पूर्णांक में निकालना है तो ये आ जाएगा 41%। तो ब्रेड्थ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए अब 41%। तो रिडक्शन कितना हो गया, कम कितना करेंगे? पहले ये 100% था, तो 100 में से अगर हम 41 घटा दें तो ये आ जाएगा 59%। तो 59% चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। 70% लंबाई बढ़ने के कारण 59% अगर हम चौड़ाई कम कर देंगे तो हमें हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो सेम ही रहेगा। तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। 3 कारों की गति दी हुई है, ये अनुपात में दिया हुआ है 2:3:4। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए संबंधित समय का अनुपात क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो कार की गति दी हुई है, समय का अनुपात चाहिए, तो ये जो समय होगा ये कार की गति के इनवर्स होगा। तो कार की गति का इनवर्स होगा, तो इसका अगर हम इनवर्स कर दें इस अनुपात का 2:3:4 का, तो ये संबंधित जो समय लगेगा उसका अनुपात हो जाएगा। तो इसका इनवर्स कर दें, क्या आ जाएगा 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो इसका एलसीएम निकालें 2 3 4 का, ये आ जाएगा 12। तो 12 इसमें सभी मल्टीप्लाई कर दें, 12 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 12 इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4, और इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये अनुपात आ जाएगा उसके समय का, टाइम का। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी ने 2 वस्तुएं प्रत्येक 4,000 रुपए में बेची, एक पर 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% का नुकसान हुआ। कुल लाभ या हानि को निकटतम पूर्णांक तक क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो वस्तुएं जो बेची जा रही हैं वो 4,000 रुपए में बेची जा रही हैं, मतलब समान अमाउंट पे बेची जा रही हैं। तो सेलिंग प्राइस दोनों का, चाहे वो पहली वस्तु का हो वो भी 4,000 है, और जो सेलिंग प्राइस दूसरे वस्तु का होगा SP2, ये भी 4,000 है।
तो इन दोनों का अगर हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें, क्रय मूल्य, तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि लाभ होगा या हानि होगी और वो कितनी होगी। तो यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, सीपी1, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं सीपी2। 15% का लाभ हो रहा है एक में, 15% का लाभ हो रहा है, तो 4000 में 15% का लाभ घटा दें, तो लाभ होगा तो 115, और परसेंट है तो 100 से डिवाइड। तो ये डिवाइड डिवाइड होगा, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा अंश में, तो इसको मैं अंश में लिख लूँ। ऐसे ही CP2 हो जाएगा 4000, और इसमें हो रहा है 15% का नुकसान। तो 15% का नुकसान हो रहा है, तो 100 में 15 घटेगा तो ये आ जाएगा 85, 85%। तो 100 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर, अंश में चला जाएगा ये भी। तो ये आ जाएगा CP2। अब इसे कैलकुलेट कर लें, तो 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 23 पंचे 115, 23, और ये 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 800, और इसे 5 से डिवाइड करें तो ये भी हो जाएगा 800, और ये हो जाएगा 17। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 800 गुणे ये हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 23, और ये CP2 हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 17। तो CP1 निकाल लें, 23 से डिवाइड कर दें, 80,000, 23 या 69, 3, ये हो जाएगा 69, यहाँ से आ जाएगा 11, 110, 23 चौको 92, 92 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18, 180, 23 सत्ते 161, 7, ये आ जाएगा 19, फिर 0 उतरेगा तो ये आ जाएगा 190, और 23 सत्ते 161, 23 अट्ठे 184, ये आ जाएगा 3478 रुपए लगभग आएगा यहाँ पे। तो कॉस्ट प्राइस 1 जो आ गई, वो आ जाएगी 3478 रुपए के लगभग। ऐसे ही अब इसे डिवाइड कर लें, 17 से 8 80,000 को डिवाइड करें, तो कॉस्ट प्राइस 2 हमें निकल जाएगा, 17 चौको 68, 4, 68 यहाँ पे 12 बचा, 0 उतरेगा, 17 सत्ते 119, तो ये आ जाएगा 119, ये हो गया, एक यहाँ से निकला, तो 0 आएगा तो नहीं डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 0, और फिर ये आ जाएगा 0, 17 सत्ते 119, 17 छंगम 102, ये आ जाएगा 4706 रुपए के लगभग आएगा। CP2 जो आएगा 4706 रुपए के लगभग। तो इन दोनों कॉस्ट प्राइस को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 3478, इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 8 से 14 1, और ये हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा 7 और 4 11 1, और ये आ जाएगा 8184 रुपए, 8184 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस आएगा। और बेच कितने रहा है, दोनों 4-4 हजार में बेच रहा है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगी 8,000 टोटल। तो कॉस्ट प्राइस 8184 रुपए है, और बेच रहा है उसे 8,000 में, तो लॉस हो रहा है, तो ये निकाल लें, तो इसमें से हम घटाएं तो आ जाएगा 184 रुपए। तो लॉस आ गया 184 रुपए, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 120 के भाजक की संख्या कितनी होगी, ये फाइंड करना है। तो 120 का डिवीजन निकालना है, फैक्टर्स कितने होंगे, तो 120 का गुणनखंड कर लें, 120 2 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 60, फिर 2 से करें ये 30, फिर 2 से करें तो 15, फिर अब 3 से करेंगे ये आ जाएगा 5, और ये 5 से करेंगे ये आ जाएगा 1। तो ये 2 का कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 एक बार है तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1, और 5 एक बार है तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे, ये जो पावर है इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल फैक्टर्स आ जाएंगे। तो 3 फैक्टर यहाँ पे है, 3 1 4, 4 गुणे, और एक पावर यहाँ पे है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, ऐसे ही एक यहाँ पे है तो 1 और 1 2, तो ये टोटल फैक्टर हो जाएंगे, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दी गई तालिका के दिए गए वर्षों में से किसी वस्तु का प्रति प्रति किलोग्राम अधिकतम मूल्य क्या था, ये फाइंड करना है। दी गई तालिका के दिए गए वर्षों में से किसी वस्तु का प्रति
किलोग्राम अधिकतम मूल्य क्या है, ये फाइंड करना है। तो अगर ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उनमें डिफरेंस काफी ज्यादा दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 3.3, यहाँ 2.7 है, 2.2 के लगभग है, और ये 2.1 के लगभग है। तो इनमें डिफरेंस ज्यादा है, तो अप्रॉक्स वैल्यू मेथड से लगा सकते हैं। तो 1993 का एवरेज निकालें तो 230 डिवाइड करना है 110 से। तो अगर हम 110 से डिवाइड करें तो 11 दूनी 22 लगभग आएगा 2 के करीब। 1994 में देखें तो इसे हम लगभग 2 के करीब लिख दें। 1994 में देखें तो ये है 210 डिवाइडेड बाई 95। तो 95 से डिवाइड करें तो 95 गुणे 190, 190 से ज्यादा है, तो 2 से ये थोड़ा ज्यादा आएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा। तो इसे अप्रॉक्स लिख सकते हैं 2.1 के लगभग आएगा। एग्जैक्ट तो हम नहीं निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 2.1 से भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अब 1995 में निकालें तो ये है 340 डिवाइडेड बाई 125। तो 12 3 36, तो 3 से थोड़ा कम आएगा ये 3 से थोड़ा कम आएगा 1995 वाला। तो लगभग आएगा ये 3 से थोड़ा सा कम। कम के लिए डाउन में दिखा दे। और 1996 का निकालें, ये है 430 डिवाइडेड बाई 130, 13 39, तो 3 दशमलव समथिंग आएगा। तो मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा। तो अगर अब हम देखें, ऑप्शंस में देखें, तो 3 से थोड़ा सा बड़ा किसमें है? ये ऑप्शन 1 में, क्योंकि 3 से छोटा ही दिया हुआ है और सभी ऑप्शन में, चाहे वो 2 में हो, चाहे वो 3 में हो, चाहे वो 4 में हो। तो 3 से बड़ा दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। 324 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक घन को एक घनाभ में डाला गया है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पे 3:2:2 है। घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो एक घन से घनाभ में ढाला जाता है, तो दोनों की आयतन सेम होंगे। तो जो घनाभ का आयतन होगा वो भी 324 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 324 सेंटीमीटर क्यूब। और इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2:2। तो मान लें इनका फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर x है। तो इनका लंबाई l, ब्रेड्थ, चौड़ाई और ऊंचाई, ये हो जाएगा 3x, 2x और 2x। तो इनका अब आयतन निकाल लें। आयतन, वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 3x गुणे 2x गुणे 2x। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और x का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा क्यूब। तो इनका जो घनाभ का आयतन दिया हुआ था वो 324 सेंटीमीटर क्यूब था, तो इसके इक्वल कर दें 324 को। 12 से इसे डिवाइड कर लें, तो 12 दूनी 24, 2, और यहाँ बचा 8, 8 और ये 4 हो जाएगा, तो 12 सत्ते 84। तो x क्यूब की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 27। तो x क्यूब 27 है, तो x आ जाएगा 3। और इसमें पूछा क्या गया था? घनाभ की लंबाई। लंबाई थी 3x, लंबाई का जो अनुपात दिया हुआ था 3 था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर x था, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3। तो लंबाई आ जाएगी l, 3 गुणे 3 9 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये भिन्न दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि क्या होगा। तो इनमें सभी में अलग अलग डिनोमिनेटर दिए हुए हैं r, तो इन्हें सेम बना लें। तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 9 12 16 और 8 का। तो 9, 9 कवर कर लें तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12, तो 4 3 12, तो 4 और जोड़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 12 भी कवर हो गया। और 16, 16 इसमें 4 तो कवर हो गया, 4 चौके 16, 4 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 16 भी कवर हो गया। 8, 8 यहाँ पे देखें तो 4 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 भी इसमें कवर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया ये। तो अब इसे हम देखें तो 9 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, और 7 यहाँ पे, 16 सत्ते 112, माइनस 11, 12 यहाँ पे है तो 3 और ये 4,
4 3 12, यहाँ बचेगा 12, 12 गुणे 11 तो आ जाएगा 132 प्लस 16, 4 और 4 16 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9, तो 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 13 नहीं 117, माइनस में माइनस कर दें, 8, तो 4 और 2 यहाँ से निकाल लें, तो 9 दूनी 18 यहाँ बचेगा, तो 18 से मल्टीप्लाई। आप इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 112 और 117, तो ये हो जाएगा 229 माइनस 132 और 18, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 9 चौके 36, 36 चौके 144, 229 में से 150 घटाएं तो ये आ जाएगा 79/144। ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। यदि 20% स्पिरिट युक्त 50 लीटर तरल को 10 लीटर पानी के साथ मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो 50 लीटर कोई तरल है, लिक्विड, 50 लीटर में 20% दिया हुआ है स्पिरिट है, 20% स्पिरिट है, तो 20% इसका निकालें तो 5 दूनी 10, 50 गुणे 20/100, तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 10 लीटर। तो 50 लीटर में स्पिरिट आ गया 10 लीटर, तो पानी कितना बचा, वाटर 10 लीटर ये निकल गया, तो ये आ जाएगा 40 लीटर। अब कह रहा है कि जो परिणामी मिश्रण सॉरी इसमें 10 लीटर और पानी मिलाया गया, तो पहले कितना था पानी 40, 10 और मिला दिया गया, तो स्पिरिट 10 लीटर और पानी हो गया वाटर 40 में और मिलाया गया 10, तो ये आ जाएगा 50। परसेंटेज फाइंड करना है, स्पिरिट का प्रतिशत निकालना है मिश्रण में, परिणामी जो मिश्रण होगा उसमें स्पिरिट का प्रतिशत निकालना है। तो स्पिरिट है 10 लीटर और टोटल कितना हो गया मिश्रण 50 और 10, 60, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। लीटर हटा ही देता हूं क्योंकि दोनों जगह लीटर है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0 से 0, तो ये हो जाएगा 100/6, तो ये हो जाएगा 16 छक्के 96, 16 और यहाँ बचा 4, 4/6%, तो 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3%, ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक कटोरे में 9 नीली गेंदें, 7 सफेद गेंदें और 5 काली गेंदें हैं। यदि एक बार में 2 गेंदें निकाली जाती हैं तो ठीक एक गेंद के सफेद होने की प्रायिकता क्या है, ये फाइंड करना है। तो 9 नीली गेंदें हैं, तो टोटल गेंदें कितनी हो गई बॉल्स, तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, टोटल बॉल्स हो गई 21, तो एक गेंद सफेद होने की प्रायिकता हो जाएगी, टोटल 7 गेंदें थी सफेद की, तो ये आ जाएगा 7/21, लेकिन यहाँ पे 2 गेंदें निकाली जाती हैं, तो एक गेंद तो सफेद ये हो गई, एक गेंद सफेद हो गई, तो दूसरी गेंद सफेद नहीं होनी चाहिए। अब 21 में से तो एक गेंद निकल गई, तो बचा 20 गेंद, 20 गेंद बची है। अब सफेद ना होने के लिए क्या होगी, तो ये होनी चाहिए या तो नीली हो या तो काली हो, तो 9 और 5 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसी एक कंडीशन और बनेगी कि पहली गेंद तो हमने मान लिया कि व्हाइट हो, दूसरी गेंद कि व्हाइट्स के अलावा हो। ऐसी एक कंडीशन और बनेगी कि पहली गेंद जो होनी चाहिए वो नीली हो, नीली या काली हो, ये हो जाएगा 9 5 14, 14/21, टोटल 21 गेंदें थी, तो दूसरी गेंद जो निकलेगी वो हो जाएगी दूसरी गेंद जो निकलेगी व्हाइट होनी चाहिए क्योंकि ठीक एक गेंद सफेद होनी चाहिए, तो टोटल सफेद गेंद 7 थी, तो ये आ जाएगा 7। अब टोटल कितनी बची थी 21 में एक निकल गई क्योंकि एक गेंद निकाल ली गई, तो ये बचा 20, तो 20 से डिवाइड। अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये सॉल्व करें तो 7 से इसे डिवाइड करें तो 3 और 2 से इसे डिवाइड करें सॉरी ये 7 हो जाएगा और 2 से इसे डिवाइड करें ये आ जाएगा 10, तो ऐसे ये भी, तो ये हो जाएगा 7 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, 2 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 7/30 और प्लस ये हो जाएगा 7/30, तो ये हो जाएगा 14/30
ये आ जाएगा 7/15। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक दुर्घटना के कारण एक ट्रेन सेवा बाधित हो गई। गति को मूल गति के 4/5वें हिस्से तक कम कर दिया गया था। इसके कारण इसमें 45 मिनट की देरी हुई। यदि दुर्घटना 18 किलोमीटर दूर हुई होती तो 36 मिनट देरी से चल रही होती। तो ट्रेन की मूल गति क्या थी, ये फाइंड करना है। तो दुर्घटना हुई 30 किलोमीटर चलने के बाद, और इसके कारण कितनी बाधित हुई, 45 मिनट देरी से चल रही है ट्रेन। अगर कह रहा है कि दुर्घटना 18 किलोमीटर और दूर होती, 18 किलोमीटर अगर दूर होती तो ट्रेन 36 मिनट देरी से चल रही होती। तो ट्रेन की मूल गति हमें फाइंड करना है। तो मूल गति मान लेते हैं ये है x। तो अगर 18 किलोमीटर दूर दुर्घटना होती तो 18 किलोमीटर ये x की चाल से और चल लेती, जिसके कारण जो डिफरेंस आया, जैसे यहाँ पे 45 मिनट देरी होती तो यहाँ केवल 36 मिनट की ही देरी से चल रही होती। तो इनका अगर हम डिफरेंस निकालें, 45 में से 36 घटाएं तो 9 मिनट पहले पहुंच जाती, जब 18 किलोमीटर और वो मूल गति से चल रही होती, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है। अगर 18 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से और चलती तो 9 मिनट पहले पहुंच जाती। जो ये समय का डिफरेंस है, इससे हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो 18 किलोमीटर अगर दुर्घटना के बाद वाली स्पीड से चलेगी तो 4/5वें भाग से चलेगी। तो एक्सीडेंट के बाद, आफ्टर एक्सीडेंट स्पीड हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगी 4/5x। और बिफोर एक्सीडेंट स्पीड ये x ही रहेगी। जो ओरिजिनल स्पीड यहाँ पे x मानी गई है वो x ही रहेगी। तो 18 किलोमीटर आफ्टर एक्सीडेंट वाली जो स्पीड होगी, तो ये हो जाएगी, ये समय निकाल लें 4/5x, और इसमें से जो एक्चुअल स्पीड से चल रही है, इससे घटा दें, इसमें से ये जो समय निकलेगा इसमें से इसे घटा दें जो ओरिजिनल स्पीड से चलेगी, तो ये इक्वल हो जाने चाहिए 9 मिनट के। तो ये हो जाएगा 18/x, क्योंकि स्पीड बिफोर एक्सीडेंट x है, तो 18/x। अब इस समय 9 मिनट है, लेकिन यहाँ पे जो दूरी दी हुई है ये किलोमीटर में दी हुई है, ये भी किलोमीटर में है। तो इसे हमें बदलना पड़ेगा घंटे में। ये मिनट को घंटे में बदलना पड़ेगा, तो इसे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये घंटे में बदल जाएगा, तो जिससे जो स्पीड होगी वो किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगी। अब इसे सोल्व कर लें। तो ये 18/4/5 है, ये हो जाएगा 4, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, अंश में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये आ जाएगा x माइनस 18/x, और ये इक्वल हो जाएगा 9/60 की। तो 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो 3, और ये 20 हो जाएगा 3 से डिवाइड करने पर। तो ये हो जाएगा, 18 कॉमन ले लें इसमें से, तो 5/4, तो 4x यहाँ पे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा 4, और ये इक्वल हो जाएगा 3/20 के। 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 गुणे 6 120, और 5 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 1, और ये इधर आ जाएगा 4x। तो यहाँ से x निकाल सकते हैं हम, 120/4 तो ये आ जाएगा 30, और ये किलोमीटर में थे, जो दूरी थी किलोमीटर में, और समय जो था घंटे में, ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे। इसकी स्पीड थी पहले, ओरिजिनल स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये नंबर दिया हुआ है बड़ा सा, इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा ये फाइंड करना है। 3, तो इसे मैं अलग से लिख लेता हूँ, यह है 36, 78, 92, 141। 3 का स्थानीय मान चाहिए, तो 3 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा स्थान मान यहाँ पे। ये जो नंबर दिए हुए हैं इन सबके नंबर के एवज में 0 हो जाएंगे। ये आ जाएगा, कितने नंबर है यहाँ पे, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 8।
यहाँ पे लग जाएगा 8 0, 2 तो 4 6 2 8। तो इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁸ क्योंकि 0 8 बार लगा हुआ है तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा स्थानीय मान इसका, ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसमें वी बॉड मॉस लगा दें। वी से विनकलम यहाँ पे है नहीं, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट पहले सोल्व कर लें। तो ये ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6 4 10, 10 गुणे और सबको ऐसे रख दें, ये हो जाएगा 4/2 प्लस 5 माइनस 3। ब्रैकेट के बाद ऑफ है नहीं, फिर आता है डिवीजन, तो डिवीजन यहाँ पर है, तो 4/2 की जगह लिख सकते हैं 2। तो डिवीजन सोल्व हो गया। अब सोल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 और प्लस 5 फिर माइनस 3। फिर आता है एडिशन, तो ऐड कर लें, तो 20 5 25 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 22। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। एक्स वाई और जेड जितनी तेजी से एक साथ काम कर सकते हैं, एक्स और वाई मिलकर उसी कार्य को जेड से 3 गुना तेजी से पूरा कर सकते हैं। मान लेते हैं एक्स एक्स दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, वाई वाई दिन में काम कंप्लीट कर सकता है और जेड जेड दिन में काम कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स और वाई मिलकर उसी कार्य को जेड से 3 गुना तेजी से पूरा कर सकते हैं। तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 3/z के, क्योंकि z से 3 गुना कर रहे हैं तो z से 3 गुना काम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये बन गई। और क्या दिया हुआ कि यदि तीनों मिलकर कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो z को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये फाइंड करना है। तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये इक्वल हो जाएगा 1/15 के। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यहाँ पे 1/15 है। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में 1/z दोनों साइड ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और इधर ऐड करेंगे 1/z, तो ये आ जाएगा 4/z। और इसकी वैल्यू यहाँ पे 1/15 है, तो यहाँ पे 1/15 रख दें, ये हो जाएगा 4/z। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो z की वैल्यू आ जाएगी 15 चौके 60, और ये दिन में था तो ये आ जाएगा दिन, डेज। तो z काम कंप्लीट करेगा 60 दिन में, यही पूछा गया था, ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। 20 मीटर ऊंचे वॉच टावर से टावर के आधार से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा में दो चट्टानों की अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि चट्टानें एक ही तरफ हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो एक 200 मीटर ऊंचा टावर बना ले, मान लेते हैं ये 200 मीटर है। कह रहा है कि टावर के आधार से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा में दो चट्टानें हैं, एक का जो कोण दिया हुआ है 45 डिग्री है, दूसरा का 30 डिग्री है। तो एक मान लेते हैं ये 45 डिग्री है, ये कोण, ये 45 डिग्री है, तो दूसरा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एक कोण ऐसे बनेगा, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। यदि चट्टानें एक ही तरफ है, दोनों चट्टानें एक ही तरफ हैं, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक चट्टान यहाँ पे है और एक चट्टान यहाँ पे है, तो ये जो दूरी होगी ये फाइंड करनी है। तो ये परपेंडिकुलर बनेगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, 45 डिग्री होगा। तो दो कोण दो कोण सेम है, तो इनके आमने सामने की जो भुजा होगी वो भी सेम होगी। इसके सामने 200 मीटर है, तो इसके सामने भी 200 मीटर होगी, तो इसकी लंबाई आ गई 200 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, तो ये 200 मीटर है, यहाँ आप tan थीटा लगा सकते हैं। ये कोण में, ये मान ले A है, ये B है, ये C है, तो ABC ट्रायंगल में तो tan 30 डिग्री लगा दें, tan 30, तो ये इक्वल हो जाएगा लंब लंब बटे आधार, तो ये आ जाएगा लंब 200 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस ये है, ये मान ले ये डिस्टेंस x है, ये x है, तो ये आ जाएगा 200 प्लस x, तो ये हो जाएगा 200 प्लस x। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो tan 30 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू रख दें,
तो इसको मिटा के रख देता हूं मैं। 1/3 होती है √3, ये हो जाएगा 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 200 प्लस एक्स इक्वल टू 200√3। तो x की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 200√3 माइनस 200। 200 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा √3 माइनस 1। x की हमें वैल्यू फाइंड करनी थी और यही x हमें फाइंड हो गया। तो ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, ये ऐसे कुछ होगा √3 माइनस 1। 1 माइनस √3 हो नहीं सकता क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो इसको मॉडिफाई कर लीजिए, ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक वृत्त में x और y लंबाई की दो जीवाएं केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये फाइंड करना है। एक ही जीवा है, ये सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये रेडियस होगा, तो ये भी रेडियस होगा, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है। और इनके आमने ये दोनों भुजाएं सेम हो गई क्योंकि ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, दोनों आर हैं, तो इनके आमने सामने की जो एंगल होगा वो भी सेम होगा। तो इसके सामने ये जो एंगल बनेगा और इसके सामने ये जो एंगल बनेगा वो भी सेम होगा। तो 60 डिग्री का ये है, तो 180 में से 60 घटेगा तो 120, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री ये भी होगा, 60 डिग्री ये भी होगा। तो तीनों जो कोण बनेंगे 60 डिग्री होंगे। तो आर एक भुजा है तो ये भी भुजा आर होगी। यहाँ पे जो वृत्त की जीवा दी हुई थी ये एक्स थी, तो आर इक्वल हो जाएगा एक्स के। आर इक्वल होगा एक्स के क्योंकि ये जो जीवा दी हुई थी वो एक्स लंबाई की दी हुई थी, तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स इक्वल टू आर। अब दूसरा केस देखें, ये 90 डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री का। ऐसे ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री कोण बनेगा। ऐसे ये भी कोण जो होगा ये दोनों सेम होंगे, तो 90 में से 180 में से 90 घटेगा, ये 45, और ये भी 45, 45 डिग्री का। तो पाइथागोरस लगा दें यहाँ पे। ये जो लंबाई दी हुई है जीवा की, ये दी हुई है y। तो यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगा दें, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, ये हो जाएगा √2r, √2r। x की वैल्यू r आ गई और y की वैल्यू आ गई √2r। तो रिलेशन फाइंड करना है। मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, इक्वेशन 2, ये हो जाएगा x अपॉन वाई, और ये हो जाएगा r अपॉन √2r। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल टू आ जाएगा √2 इंटू एक्स, और ये है, यहाँ भी थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा आपको, ये x है। तो ये इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। ब्रैकेट है यहाँ पे, ये इसे सोल्व कर सकते हैं। तो 6 दूनी 12, और हर में देखें तो ये 8 और 5 14, 14 में से एक गया, तो नहीं, 8 5 13, 13 में से एक गया तो याद आएगा 12, 12/12 ये हो जाएगा 1। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। किसी आबादी में 20% आबादी अस्थमा से प्रभावित है, और यहाँ पे पढ़ें, जिनमें से 90% अस्थमा रोगी आटा मिलों में काम करते थे। और यहाँ पे डाटा देखें तो यहाँ पे कोई भी फिगर में डाटा नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं टोटल आबादी 100 है, 100 मान लें। 20% आबादी आबादी जो दी हुई है वो अस्थमा से प्रभावित है, तो 20% में ये हो जाएगा अस्थमा से प्रभावित 20% है, तो 20 लोग, 100 लोग अगर टोटल आबादी है तो 20 लोग अस्थमा से प्रभावित है।
जिनमें से जो अस्थमा से प्रभावित हैं उसमें से दिया हुआ है कि जिनमें से 90% अस्थमा रोगी आटा मिलों में काम करते थे। तो 20 में से 90% जो थे वो आटा मिलों में काम कर रहे थे। 90% आटा मिल में। तो 90% निकालें 20 का, तो 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 18। अब क्या कह रहा है कि यदि कुल जनसंख्या का 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, कुल जनसंख्या जो है उसका 30% आटा मिलों में काम कर रहा था, तो आटा मिलों में काम करने वाले अस्थमा से पीड़ित लोगों का प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो आटा मिलों में काम करने वाले अस्थमा से पीड़ित आटा मिलों में काम करने वाले 18 लोग थे, और टोटल जो 30% दिया हुआ है, 100 हमने टोटल माना है, तो 30 हो जाएंगे जो आटा मिलों में काम कर रहे थे, तो उनका प्रतिशत निकाल लें अब। तो 18 जो अस्थमा से पीड़ित हो रहे थे, अस्थमा से पीड़ित हैं और जो आटा मिलों में काम कर रहे थे ये, और टोटल जो काम कर रहे थे आटा मिलों में वो 30 है। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आप इसे सॉल्व कर लें, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 60%। तो ये आ गया 60%, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ये इसका मान निकालना है, तो 25 या 75, तो इसे हम लिख सकते हैं 25 या 75, तो 5√3 हो जाएगा। और ये लिख सकते हैं हम इसे 49 या 147, 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो 7, और ये 7√3, तो ये हो जाएगा 7 और 5, और ये हो जाएगा 7, तो 12√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 24 अर्ध कुशल श्रमिकों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए 15 दिनों की आवश्यकता होती है। 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक कुशल श्रमिक जो होगा वो काम कंप्लीट करेगा 12 गुणे 18, क्योंकि 18 कुशल श्रमिक 12 दिन में कर रहे हैं, तो 12 गुणे 18 एक कुशल श्रमिक करेगा। ऐसे अगर हम 24 अर्ध कुशल श्रमिक का निकालें, एक अर्ध कुशल श्रमिक का निकालें, तो 24 काम कर रहे हैं 15 दिन में, तो 24 गुणे 15, ये आ जाएगा एक अर्ध कुशल श्रमिक का। इन कुशल श्रमिकों के स्थान पर अर्ध कुशल श्रमिकों को नियुक्त करना है, तो इनकी इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। इनकी इफिशियंसी के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें, तो ये 12 12 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 18 18 भी ऐसे लिख लें। आप देखें इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, 24, तो 12 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हो जाएगा 9, और 15 बनाने के लिए 3 यहाँ पे है, 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा, सभी कवर हो गए, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ये आ गया एल्स का एलसीएम। अब इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 12 गुणे 18, 12 गुणे 18 ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 5। इसकी जो कुशल श्रमिक की एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ गई 5, और अर्ध कुशल श्रमिक की निकालें तो 24, 12 दूनी 24, यहाँ बचा 9, और 15 ती 45, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा इसकी इफिशियंसी। तो अर्ध कुशल श्रमिक की आ जाएगी 3, आ गई इसकी इफिशियंसी। तो 3 कुशल श्रमिक के स्थान पर अर्ध कुशल श्रमिक को नियुक्त करना है, तो एक अगर 5 काम करता है कुशल श्रमिक, तो 3 के लिए निकालें तो आ जाएगा 15। तो अर्ध कुशल श्रमिक 3 काम करता है, तो 3 से इसे डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 5। तो 15 काम के लिए 3 से डिवाइड किए तो आ जाएगा 5, जो कि हमें 5 अर्ध कुशल श्रमिक को लगाना पड़ेगा इसके स्थान पर, 3 कुशल श्रमिक के स्थान पर, तभी वो निर्धारित समय से काम पूरा होगा। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 2 बाइक की लागत मूल्यों का योग दिया हुआ 1 लाख है। एक बाइक 20% के लाभ पर बेची गई और दूसरी 20% की हानि पर बेची गई। यदि विक्रय मूल्य समान है, सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम दिया हुआ है, बेची गई पहली बाइक का लागत मूल्य क्या है, ये फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस मान लें एसपी है, मान लें एसपी है एक्स। सेलिंग प्राइस 1 के लिए भी और सेलिंग प्राइस 2 के लिए भी
एक्स ही रहेगा। तो सेलिंग प्राइस एक्स है, तो पहले पे 20% का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा उसका, कॉस्ट प्राइस 1 निकालें तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 20% का लाभ हो रहा है, तो 120 डिवाइडेड बाई 100। तो इस 100 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब सेलिंग कॉस्ट प्राइस 2 निकाल सकते हैं यहाँ से, कॉस्ट प्राइस 2, तो ये हो जाएगा एक्स सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 20% की हानि हो रही है, तो 80 डिवाइडेड बाई 100, 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम x रख दें sp की जगह, तो ये हो जाएगा x, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x अपॉन 12, तो इसे हम लिख सकते हैं 5x अपॉन 6। तो CP2 हो जाएगा, यहाँ से निकाले तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम x रख दें sp की जगह, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 4, ये CP1 और ये CP2 दोनों निकल आया है, और इनके लागत मूल्यों का योग 1 लाख दिया हुआ है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लें, CP1 और CP2, तो ये 1 लाख के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5x अपॉन 6 प्लस 5x अपॉन 4, और ये इक्वल हो जाएगा 1 लाख के। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 5x कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/4, ये आ जाएगा 24, और 6 4 10, ये आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो अब यहाँ सॉल्व करें, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसे और डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 2000। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 24 दूनी 48, तो 48,000, 48,000 आ गई। ये आ गई सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गई दोनों की। और हमें फाइंड क्या करना है, पहली बाइक का लागत मूल्य CP1 फाइंड करना है। तो CP1 यहाँ पे हमने निकाला है था पहले ही, तो ये था 5x अपॉन 6, x की यहाँ से वैल्यू रख दें, तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 48,000 से मल्टीप्लाई, 6 से ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 40,000। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट। दिया गया बार ग्राफ 2018 और 2019 में एक आपूर्तिकर्ता द्वारा बेचे गए विभिन्न ब्रांडों पी, एल, एस, ई और एच हजार में संख्या दी हुई है। एयर कंडीशनर एसी की कुल संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित में से किस ब्रांड के जोड़े के लिए 2018 और 2019 में बेचे गए एसी की कुल संख्या बराबर थी? तो 2019 और 2018 का ये डाटा दिया हुआ है, तो दोनों में कहा गया है कि किस ब्रांड के जोड़े, दोनों को जोड़ने पर एसी की कुल संख्या बराबर थी। तो इन सभी का अगर हम जोड़ लें 17, 18 और 19 का, तो यहाँ पे अगर हम देखें एच का आ जाएगा 34 दूनी 68, 68 आ जाएगा। ई का निकालें 36 और 34 हो जाएगा 70। एस का निकालें तो ये 28 और 30 58 हो जाएगा। एल का हो जाएगा 38 और 30 68 हो जाएगा, और एच पी का निकालें यहाँ पे 30 और 25, ये आ जाएगा 55। अब देखें तो केवल एच और एल दोनों सेम है, यही पूछा गया कि दोनों में दोनों के कुल संख्या बराबर किसमें थी, ये पूछा गया था। एच और एल के बराबर है, ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दी गई तालिका के आधार पर अध्ययन करना है जो भारत के 5 अलग-अलग राज्यों से यूपीएससी परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है, और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। 2016 और 17 में यूपीएससी परीक्षा में एपी, आंध्र प्रदेश से उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का, तो यूपीएससी में आंध्र प्रदेश का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, कुल संख्या निकालनी है यहाँ पे, तो कुल संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमें केवल निकालना है 2016 और 2017, 2016 और 2017 का ही डाटा हमें कंसीडर करना है। तो एपी की हो जाएगी टोटल 660, 260 और 400 ही हो जाएगा 660 एपी की डाटा है। और दिया हुआ है कि इन वर्षों में यूपी से उपस्थित होने वाले छात्रों से अनुपात क्या है। यूपी यूपी यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा 450 और 500, ये आ जाएगा यूपी का, ये आ जाएगा 950।
50। इनका अनुपात निकालना है, तो इनका अनुपात निकालें तो ये हो जाएगा 660 डिवाइडेड बाई 950। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 66/95। तो ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें मैंने आपके सभी क्वेश्चन करा दिए हैं जो इस एग्जाम में पूछे गए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।